योग में अब तक जितनी भी क्रियाओं का वर्णन किया गया है, प्राय सभी में सजगता शब्द का उल्लेख बारंबार आया है। इस प्रकरण में हम सजगता के निहितार्थ और महत्व को विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे। सजगता योग और योग क्रियाओं की आधारशिला है। इसमें वर्णित क्रियाओं से अधिकतम लाभ पाने हेतु सजगता को अच्छी तरह से समझ लेना आवश्यक है। वास्तव में नए साधकों की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि जब वे सजग रहने का अभ्यास करते हैं तो उन्हें इसके वास्तविक अर्थ का पता नहीं होता। इस प्रकार वे योगाभ्यासों के सार तत्व से ही वंचित रह जाते हैं। यहाँ हम सजगता के आशय को अच्छी तरह से समझने पर जोर दे रहे हैं ताकि आप सजगता के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकें, भले ही यह समझना बौद्धिक स्तर पर ही हो। सजगता को बिल्कुल ना समझने की अपेक्षा उसकी बौद्धिक जानकारी बेहतर है। जैसे जैसे साधना में आपकी प्रगति होती जाएगी, वैसे वैसे व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा आप सजगता के अर्थ को अधिक अच्छी तरह से जान व समझ सकेंगे। अधिकांश लोगों के लिए सजगता का अर्थ मात्र ज्ञान से है। प्रायः हम कहते भी हैं हम अमुक के प्रति सजग हैं, अर्थात हमें अमुक के बारे में मालूम है। योग में भी इसे इसी अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, परंतु इसका गहन अर्थ भी है। साधारणतः सजगता का मतलब अपने चारों ओर तथा अपने भीतर होने वाली घटनाओं को जानना, समझना और महसूस करना होता है। प्रायः लोग वह सब थोड़ा ही समझ पाते हैं जो उनके बाहर चारों ओर तथा उनके अंदर घटित हो रहा है। यह सजगता का निम्न स्तर है। जैसे जैसे हम आंतरिक और बाह्य विषय वस्तुओं से जुड़ते जाते हैं और उनमें निहित एकता को देखने समझने लगते हैं, वैसे वैसे सहज ही हमारी सजगता विकसित हो जाती है। जब ऐसा होने लगता है तब हम मन की सीमाओं और बाधाओं को लांघने लगते हैं। यही नहीं, अपनी सत्ता के विभिन्न क्षेत्रों और आयामों को समझने की अंतर्दृष्टि भी हमें प्राप्त होती है। सजगता के तात्पर्य का और अधिक विश्लेषण करने से पूर्व चेतना को समझ लेना बेहतर होगा। जीवन का प्रत्येक रूप चेतना का वाहन है। सभी जीवित प्राणियों का आंतरिक स्वभाव है चेतना, चाहे वह एक कोशिका हो, पौधा हो, पशु या मनुष्य हो। परंतु इनमें से प्रत्येक चेतना की अंतःशक्ति को विभिन्न स्तरों पर अभिव्यक्त करता है। कोशिकाएं और पौधे चेतना को अति प्रारंभिक एवं सरल स्तर पर अभिव्यक्त करते हैं। इनकी तुलना में मनुष्य चेतना को अत्यधिक जटिल स्तर पर अभिव्यक्त करता है। चेतना तो एक ही है, उसे अभिव्यक्त करने की अंतःशक्ति अलग अलग प्रकार की है। पेड़ पौधों में अनुभव करने की क्षमता होती है, जैसा कि अनेक लोगों ने वैज्ञानिक ढंग से प्रमाणित किया है, परंतु उनमें गतिशीलता नहीं होती। पशुओं में अनुभव करने की क्षमता तथा गतिशीलता
दोनों ही होती है। मनुष्य में भी दोनों विद्यमान हैं, परंतु इसके अतिरिक्त उसकी एक और विशेषता है। यही विशेषता सजगता के नाम से जानी जाती है। मनुष्य में अपनी चेतना को जानने समझने, उसे पूर्णतः अभिव्यक्त करने तथा उसे पूर्ण रूप से विकसित करने की अति महत्वपूर्ण क्षमता होती है। चेतना कभी परिवर्तित नहीं होती, उसकी अभिव्यक्ति ही विस्तृत अथवा संकुचित हो जाती है। मनुष्य अपनी सजगता को बढ़ा सकता है और सीमाओं को, जिन्हें हम अपरिवर्तनीय समझ लेते हैं, पार कर चेतना की उच्च अंतः शक्तियों का अनुभव कर सकता है। पशु स्वभावतः सजग नहीं होता। पशु में अंतः शक्तियाँ होती हैं, परंतु उसकी संरचना ही ऐसी है कि उसे इन अंतः शक्तियों की समझ नहीं होती। साथ ही उसके पास आवश्यक उपकरण भी नहीं होते। एक उदाहरण लें, हमारे चारों ओर वातावरण में विद्युत चुंबकीय तरंगें परिव्याप्त हैं। ये तरंगे अनेक रेडियो कार्यक्रमों के वाहक हैं, जिनका प्रसारण विभिन्न रेडियो स्टेशनों द्वारा होता है। परंतु क्या हम इनसे सीधा संपर्क स्थापित कर पाते हैं? क्या पत्थर अथवा पेड़ पौधे उन तरंगों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम को सुन पाते हैं? नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर पत्थर अथवा पेड़ पौधों के पास आवश्यक उपकरण नहीं हैं। तरंगे तो हैं, परंतु हम उन्हें पकड़ नहीं पाते, उनसे संपर्क स्थापित नहीं कर पाते। हम अपनी संरचना की सीमाओं में बंधे हुए हैं, लेकिन एक रेडियो सहज ही उन तरंगों से संपर्क स्थापित कर लेता है और उनके द्वारा प्रसारित ध्वनियों को हमारे लिए श्रव्य बना देता है। इसका कारण यह है कि वातावरण में निहित इन अंतः शक्तियों को अभिव्यक्त करने हेतु आवश्यक उपकरण रेडियो में है। ठीक यही सिद्धांत अति गहन व अकथनीय अर्थों में चेतना पर भी लागू होता है। यह जीवन के सभी रूपों में व्याप्त है, फिर भी केवल मनुष्य में ही थोड़ी देर के लिए यह मान लें कि पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन नहीं है। इस चेतना को जानने समझने की क्षमता है। ऐसा कहा जाता है कि चेतना जड़ पदार्थों जैसे पत्थर आदि में सुप्त अवस्था में रहती है, पेड़ पौधों में स्वप्निल अवस्था में है, पशुओं में यह जागने की प्रारंभिक अवस्था में तथा मनुष्यों में पूर्ण जागृत अवस्था में रहती है। केवल मनुष्य ही जानता है कि वह जागृत है। योग में सजगता का एक विशिष्ट अर्थ और परिभाषा है। अब इसी संदर्भ में हम इस पर चर्चा करेंगे। सजगता का अर्थ तटस्थ होकर अपने मानसिक शारीरिक कार्यकलापों का अवलोकन करना। व्यक्ति जब सजग रहता है, तब वह अपनी बाह्य और आंतरिक गतिविधियों को एक साक्षी की तरह देखता है, जिन्हें इसका अनुभव ही नहीं, वे इसे समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जिन्होंने भी इसका एक बार भी अनुभव किया होगा, वे समझ रहे लोगों होंगे कि हमारा क्या तात्पर्य है। यदि आप अपने शरीर और मन की गतिविधियों को साक्षी की तरह देख सकें, तो इसका तात्पर्य है कि आपका स्वभाव शरीर और मन की सीमाओं से परे जा सकता है, अर्थात ऐसा कुछ है
जो घटनाओं को देखता है, साक्षी की तरह पृष्ठभूमि में रहकर मन और शरीर के कार्यों का अवलोकन करता रहता है। यदि आप मात्र इतना ही अनुभव कर सकें, तो यह स्वयं के प्रति आपकी धारणाओं को बदलने हेतु पर्याप्त है। इस प्रकार आप पृष्ठभूमि में उपस्थित रहने वाले साक्षी तत्व के प्रति सजग हो जाते हैं। कम ही लोग ऐसे हैं जिन्हें सहज ही इसकी अनुभूति होती है, क्योंकि अधिकांश लोग तो अपने शरीर और मन के कार्यों में ही खोए रहते हैं। मनुष्य में निहित यह साक्षी तत्व योग की भाषा में सजगता के नाम से जाना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सजगता मनुष्य को प्राप्त होने वाला एक विशेष वरदान है। पशु कोई भी कार्य सजगता पूर्वक नहीं करते। मानव के पास ऐसा करने की क्षमता है, लेकिन वह इस क्षमता का उपयोग नहीं करता। अधिकांश मनुष्य अपने विचारों और शरीरों में ही खोए रहते हैं, यहाँ तक कि वे यह समझने लगते हैं कि उनके कार्य ही उनके स्वभाव हैं। सजग रहकर हम अपना निरीक्षण कर सकते हैं कि मन और शरीर से निर्मित हमारा व्यक्तित्व कितना सही है। सजगता से हमें इस बात का बोध होता है कि हमारा स्वभाव हमारे मन शरीर से अलग है। मन और शरीर मात्र हमारे स्थूल वाहन हैं। योग साधना व्यक्ति की सजगता को विस्तृत करने के लिए प्रयत्न करती है, ताकि वह अपने आप का निरीक्षण कर सके, अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा मानसिक विचार प्रक्रियाओं को देख सके, समझ सके। व्यक्ति अपनी विचार प्रक्रिया को ठीक उसी प्रकार देख सकता है जिस प्रकार वह टेलीविज़न देखता है। इस स्थिति में विचार ठीक टेलीविज़न के कार्यक्रमों के सदृश लगते हैं। जब हम टेलीविज़न देखने बैठते हैं, तो हम में से सभी यह जानते हैं कि हम टेलीविज़न कार्यक्रम के अंग नहीं हैं, हम दर्शक समूह के सदस्य मात्र हैं। सचमुच ही कार्यक्रम में हम सम्मिलित नहीं हैं। यदि कार्यक्रम रोचक हुआ, तो हम नाटक में इतने लीन हो जाते हैं कि हमें इस बात का पता ही नहीं रहता कि हम नाटक देख रहे हैं। इस प्रकार हम भी कहानी का एक अंग बन जाते हैं। हमारी विचार प्रक्रिया एक फिल्म की तरह होती है, कभी भावनात्मक, कभी उत्तेजक, तो कभी निराशाजनक। विचार कैसे भी हों, वे इतने मोहक होते हैं कि हम में से अधिकांश प्रतिदिन 24 घंटे उन्हीं में खोए रहते हैं। मन में चल रहे विचार रूपी इस सिनेमा में हम पूर्ण रूप से खो जाते हैं। वस्तुतः आप इन शब्दों को पढ़ते हुए भी, सुनते हुए भी अपने विचारों में खोए हुए हैं। आप अपने विचारों के साथ पूर्णतः एक हो गए हैं। मन के सम्मोहन को तोड़कर विचारों का निरीक्षण कर पाना और उनके प्रति सजग रहना सरल बात नहीं। जब टेलीविज़न का कार्यक्रम या सिनेमा समाप्त होता है, तो हमें सहज ही मालूम हो जाता है कि हम मात्र दर्शक थे, कार्यक्रम से हम संबद्ध नहीं थे। ठीक इसी प्रकार हम जन्म से ही अपने मन में चलने वाले विचारों के सिनेमा में उलझे रहते हैं और इसीलिए उसके यथार्थ स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते। हम केवल मन, उसकी गतिविधि और शरीर को ही अपने अस्तित्व की संपूर्णता मान बैठते हैं, परंतु हम में ऐसी
क्षमता है कि मन के पर्दे पर चलने वाले सिनेमा को एक दृष्टा की भांति साक्षी भाव से उससे अलग रहकर देख सकते हैं। यह क्षमता व्यक्ति के पास है, फिर भी बहुत से लोग इसे जानते हैं या इसका उपयोग कर पाते हैं। योग साधना द्वारा हम इसी साक्षी तत्व को विकसित करने का प्रयास करते हैं। अधिकांश लोगों को सजगता संबंधी ये बातें प्रेरणादायक नहीं लगती, यद्यपि वे मान लेते हैं कि यह संभव है। वे यह भी कह सकते हैं कि अपने ही विचारों का निरीक्षण कर सकने की बात के लिए इतना बवंडर मचाने की क्या आवश्यकता है। परंतु यह सच है कि यदि व्यक्ति अधिक सजग हो जाए और अपने क्रियाकलापों का साक्षी बन जाए तो उसे अनेक अविश्वसनीय अनुभव होंगे। वह ऐसी अनेक बातों का अनुभव करने लगेगा जिनका अनुभव वह अपनी वर्तमान बोध क्षमता से नहीं कर सकता। उसे अपने अस्तित्व का एक नया आयाम दृष्टिगोचर होने लगेगा। वर्तमान में तो लोग अपने मन के फंदे में ऐसे फंसे रहते हैं जैसे सिनेमा में अभिनय करने वाला व्यक्ति अपनी भूमिका और सेल्यूलोज की फिल्म की सीमाओं के बंधन में रहता है। यदि वह फिल्मी चरित्र साकार हो जाए, अर्थात विशेष भूमिका निभाने वाला व्यक्ति त्रिआयामीय हो जाए, तो वह पूर्व की अपनी द्विआयामी सीमाओं को पार कर सकता है। अपने अस्तित्व के प्रति उसकी धारणा बिल्कुल बदल जाएगी। उसकी अभिनय क्षमता का विस्तार फिल्मी सीमा को पार कर जाएगा। यह विस्तार इतना आश्चर्यजनक होता है कि उसे मात्र फिल्मी अभिनय की भाषा और धारणाओं में बांधकर नहीं रखा जा सकता। ठीक यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। मन और शरीर के साथ तादात्म्य हमें अपने अस्तित्व के सीमित क्षेत्र में बांध देता है। हम अपने को कैद कर लेते हैं, लेकिन यह कैद स्थायी नहीं है। स्वतंत्र होने की कुंजी हमारे पास है। व्यक्तित्व, मन और शरीर की बेड़ियों को तोड़कर हम अस्तित्व के उच्च और उन्मुक्त आयामों में प्रवेश कर सकते हैं। सजगता ही वह कुंजी है। चेतना हम सभी में निश्चित रूप से है। इसका ना कभी सृजन किया जा सकता है और ना विकास। यह पहले से ही विद्यमान है, केवल इससे संबंध भर स्थापित करना है। हमें केवल सजग भर होना है। हमें अपने मूल स्वभाव की चेतना के माध्यम से कार्य करना है। चेतना हमारी प्रत्येक शारीरिक व मानसिक गतिविधियों की पृष्ठभूमि में नियत है। वास्तव में हम चेतना का विस्तार नहीं कर सकते, क्योंकि यह अनंत और सर्वव्यापक है। अतः जो अनंत है और सर्वव्यापक है, हम कैसे उसका विस्तार कर सकते हैं? वास्तव में हम जो करते हैं वह चेतना का ही नहीं, वरन सजगता का विस्तार है। प्रत्येक मानव में सजगता का विस्तार किया जा सकता है, चेतना के साथ अनुकूल रहते हुए तथा उसके साथ तादात्म्य स्थापित करके सजगता का विस्तार किया जा सकता है। हम सजगता शब्द पर अर्थ विज्ञान की दृष्टि से विचार नहीं कर रहे हैं। हम यह बताना चाहते हैं कि हमारी दृष्टि में सजगता क्या है। साधारणतः लोगों में यह गलत धारणा घर कर गई है कि चेतना मस्तिष्क का एक कार्य है और यह मस्तिष्क पर निर्भर है। अनेक लोग मस्तिष्क को चेतना का नियंत्रक मानते हैं और कहते हैं कि मस्तिष्क के बिना चेतना का कोई अस्तित्व नहीं है। यह एक गलत धारणा है।
हम इसका कोई प्रमाण नहीं देना चाहते। यदि आप अपनी सजगता का विकास कर लें तो आप इस बात को स्वयं ही समझ जाएंगे। यदि मस्तिष्क ही प्रमुख होता तो चेतना का स्वामी होता तो चेतना कैसे मन और मस्तिष्क की गतिविधियों का निरीक्षण कर पाती। मन और मस्तिष्क के कार्यकलापों का निरीक्षण करने हेतु चेतना का मन और मस्तिष्क से परे होना आवश्यक है। वास्तव में इसके बारे में अपनी अज्ञानता के कारण हम चेतना के स्वभाव को नहीं समझ पाते और उसे मस्तिष्क और इंद्रियों से संबंधित मान लेते हैं। चेतना नित्य प्रति के कार्यकलापों की आड़ में छिपी रहती है, अतः हमें इसके अस्तित्व का पता ही नहीं चलता। जब हम इस जब हम पुस्तक को देखते हैं तो सहज ही यह मान लेते हैं कि वह आँखों द्वारा देखी जा रही है। यह बात इतनी स्पष्ट लगती है कि इसकी सत्यता पर संदेह ही नहीं कर सकते, परंतु वास्तव में यह सही नहीं है। आँखें तो वह जगत और चेतना के मध्य संबंध स्थापित करने वाली मध्यस्थ उपकरण मात्र है। वास्तव में देखने वाली तो चेतना है। जब हम कोई आवाज़ सुनते हैं तो समझते हैं कि कान सुन रहा है, पर वास्तव में वह भी आँखों की तरह मध्यस्थ उपकरण मात्र है। मस्तिष्क भी सुनने और देखने का कार्य नहीं करता, वह भी उपकरण मात्र है। इंद्रियों और मस्तिष्क का कार्य तो मात्र ग्रहण, रूपांतरित और संप्रेषित करने तक ही सीमित है। पुनः रेडियो का उदाहरण लेकर इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। रेडियो विद्युत चुंबकीय तरंगों को ग्रहण करता है और उन्हें श्रव्य ध्वनि तरंगों में बदल देता है। रेडियो स्वयं नहीं सुन सकता, वह केवल एक ऐसे मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है जो तरंगों को ग्रहण करके उन्हें एक ऐसा रूप प्रदान करता है जिसे हम सुन सकते हैं। इंद्रियां और मस्तिष्क भी ठीक इसी प्रकार कार्य करते हैं। स्वयं इंद्रियां सुनने, देखने, स्वाद लेने, गंध लेने या स्पर्श का अनुभव करने में सक्षम नहीं होती। वे मात्र संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं और उन्हें उचित संकेतों में रूपांतरित कर देती हैं। मस्तिष्क इन संकेतों का उपयोग करता है और तब चेतना उन्हें देखती समझती है। चेतना के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बिना हम जीवन रहित हो जाएंगे और हमें कुछ भी ज्ञान नहीं रहेगा। पाश्चात्य दर्शन में मन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। योग में चेतना को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ये चेतना सस्मिता में बाधित नहीं है, यह है असीम और अबाधित है। अपनी गहराइयों में हम असीम स्वभाव वाले हैं। यह स्वभाव चेतना है, मन नहीं। मन चेतना का उपकरण मात्र है और हमारे सीमित व्यक्तित्व का भंडारगृह है। मनुष्य में अपनी चेतना को जानने, समझने और उससे संबंध स्थापित करने की क्षमता होती है। वह अपेक्षाकृत अधिक सजग बन सकता है। पशुओं में भी यही चेतना होती है, परंतु वे उसे जान नहीं पाते। मनुष्य में अपने मन और शरीर के बंधनों से मुक्त करके चेतना के माध्यम से कार्य करने की क्षमता होती है। निस्संदेह मन और शरीर पहले की तरह कार्य करते रहते हैं।
इस कारण उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। परंतु जो व्यक्ति अधिक सजग होता है, वह जानता है कि वह अपने में और चेतना में कोई अंतर नहीं समझता। वह अपने को चेतना ही समझने लगता है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। वह चेतना से अपने को विभिन्न समझने लगता है, शरीर मन से नहीं। सजगता का विकास। सजगता के विकास के लिए किसी प्रकार की शिक्षा अथवा आत्म सुझाव की आवश्यकता नहीं है। योग का सही सही अभ्यास कीजिए, सजगता स्वयं प्रकट होगी, उसका क्रमशः विकास होगा। सजगता को बढ़ाने की अनेक विधियां हैं, कर्म योग, भक्ति योग, मंत्र योग और क्रिया योग आदि। सभी इसी उद्देश्य को लेकर विकसित किए गए हैं। इनमें अलग अलग तरीकों का प्रयोग किया जाता है, पर इनका लक्ष्य एक है। आसन, प्राणायाम तथा ध्यान करते समय सजगता पर जोर दिया जाना चाहिए। इस सजगता का अर्थ है कि आपने अपना ध्यान किसी कार्य विशेष के प्रति लगा दिया है, अर्थात आपका ध्यान विशेष कार्य पर है, जैसे श्वसन क्रिया। साथ ही साथ आप यह भी जानते हैं कि आप किसी विशेष कार्य पर ध्यान दे रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आप अपनी श्वास के प्रति सजग हैं, तब इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं और साथ ही आप श्वसन क्रिया के साक्षी भी हैं। आप अलग रहकर अपने अंदर घटित होने वाली घटनाओं को देख रहे हैं। यह उच्चतर सजगता की ओर उठाया गया पहला कदम है। आपने अपने शरीर की गतिविधियों को साक्षी भाव से देखना प्रारंभ कर दिया है। आगे चलकर आप अपने मन के क्रियाकलापों को भी साक्षी की तरह देख सकेंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे मन के गहन पक्षों को भी देख सकेंगे, भले ही अभी यह आपको असंभव जान पड़ता हो। सजगता का सार है इस तथ्य से परिचित होना कि आप कोई विशिष्ट क्रिया कर रहे हैं और उस क्रिया का अवलोकन कर रहे हैं। यदि आप अपना शरीर हिलाएं और इसका अनुभव नहीं कर सके कि आपका शरीर हिल रहा है और ना ही इस हिलने की क्रिया का अवलोकन करें, तो इसका मतलब है कि आप सजग नहीं हैं। साक्षी भाव का अर्थ है सजगता, किसी कार्य में पूर्णतः खो जाना, उसी में उलझ जाना और उससे अभिन्न हो जाना। इसका तात्पर्य है कि सजगता का अभाव। आसन, प्राणायाम व ध्यान का अभ्यास करते समय सजगता परम आवश्यक है। इसके बिना योग की ये साधनाएं अपना महत्व खो देती है और उनके 90% लाभ नहीं मिल पाते। यदि आप क्रोधित, चिंतित तथा अप्रसन्न हैं और आपका मन चंचल हो रहा है, तो चिंता न करें। यदि आप आसन कर रहे हैं और जब हम आपको श्वास के प्रति सजग होने का परामर्श दे रहे हों, उस समय आपके मन में विचारों का तूफान चल रहा हो, तो निराश न हो। विचारों की श्रृंखला व श्वास दोनों ही देखें, उनके प्रति सजग रहे, उनके साक्षी बने। आसन, प्राणायाम और ध्यान करने से सजगता स्थायी रूप से बढ़ जाती है। प्रारंभिक स्तर पर सजगता क्या है, इसका भी थोड़ा थोड़ा बोध होता है। धीरे धीरे प्रयत्न करते रहने से आप सारे दिन साक्षी भाव से अपने विचारों और शारीरिक क्रियाकलापों का अवलोकन कर सकते हैं।
इस प्रकार कोई भी अपने शरीर व मन को उनकी बनावट के अनुसार कार्य करते हुए देख सकता है, उनका अवलोकन कर सकता है। अपने शरीर व मन की गतिविधियों को ठीक उसी तरह देखा जा सकता है जैसे आप कठपुतली का नाच देखते हैं। अतः जब आप योग साधना करते हैं तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आप क्या कर रहे हैं। योग का तात्पर्य आपके गहन आंतरिक पक्षों को प्रकट करना है, उनके प्रति आपको सजग बनना है।